गोरा जिस यात्रा पर निकला उसके साथ अविनाश, मोतीलाल, वसंत और रमापति ये 4 साथी थे। गोरा के निर्दय उत्साह के साथ ये लोग लयबद्धता नहीं रख सके। बीमार हो जाने का बहाना करके अविनाश और वसंत तो 4-5 दिन में ही कलकत्ता लौट आए। केवल गोरा के प्रति श्रद्धा के कारण ही मोतीलाल और रमापति उसे अकेला छोड़कर वापस नहीं आ सके, अन्यथा उनके कष्टों की सीमा नहीं थी। गोरा ना तो पैदल चलकर थकता था, ना कहीं रुके रह जाने से ऊबता था। गांव का जो कोई गृहस्थ ब्राह्मण जानकर गोरा को श्रद्धापूर्वक घर में ठहराता, उसके यहाँ भोजन इत्यादि की चाहे जितनी असुविधा हो, तब भी गोरा वहीं टिका रहता। गांव भर के लोग उसकी बात सुनने के लिए उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते और उसे छोड़ना ही न चाहते। पढ़े लिखे भद्र समाज और कलकत्ता के समाज से बाहर हमारा देश कैसा है, गोरा ने यह अभी पहले पहल देखा। यह विशाल एकाकी ग्रामीण भारतवर्ष कितना तितर बितर, कितना संकीर्ण और कितना दुर्बल है, अपनी शक्ति के संबंध में कैसा अत्यंत भ्रमित और अपने शुभ के संबंध में अनजान और उदासीन। हर 5-7 कोस की दूरी पर उसका समाज इतना बदल जाता है। संसार के वृहत कर्म क्षेत्र में चलने के उसके मार्ग में कितनी अपनी गढ़ी हुई या काल्पनिक अड़चने हैं। छोटी छोटी बातों को वह कितना बढ़ा चढ़ा कर देखता है और उस पर किसी भी रूढ़ी का बंधन कितना कसा हुआ और अटूट है। उसका मन कैसा सोया है, उसके प्राण कितने दुर्बल और उसका उद्यम कितना क्षीण है, यह गोरा ग्रामवासियों के बीच ऐसे रहे बिना किसी तरह कल्पना भी ना कर सकता था। गोरा उस समय गांव में ही था, तभी वहां के एक हिस्से में आग लग गई थी। इतने बड़े संकट में भी एक होकर प्राणपण से कोशिश करके विपत्ति का सामना करने की शक्ति उनमें कितनी कम है, गोरा यह देखकर विस्मय में पड़ गया। हक्के बक्के से सभी इधर उधर दौड़ रहे थे और रो चीख रहे थे, पर व्यवस्थित ढंग से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। गांव के पास कोई जलाशय भी नहीं था। स्त्रियां रोजाना दूर से पानी लाकर घर का काम चलाती हैं, फिर भी रोज रोज की इन मुसीबत से बचने के लिए घर में ही एक मामूली कुआं खोद लेने की बात उन्हें तक नहीं सूझी थी, जो कि काफ़ी संपन्न थे। पहले भी इस गांव में कई बार आग लगी है। उसे केवल भाग्य का प्रकोप मानकर सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे हैं। पास कहीं पानी की व्यवस्था करने की कोई कोशिश ने नहीं की है। गांव की ऐसी ज़रूरत के बारे में भी जिनका बोध नहीं चेता, उनके सामने सारे देश की बात करना गोरा को बेवकूफ़ी ही लगी। गोरा को सबसे अधिक विस्मय इसी बात पर होता कि इन सब दृश्यों और घटनाओं से मोतीलाल और रमापति जरा भी विचलित न होते थे, बल्कि गोरा के क्षोभ को भी असंगत समझते थे। छोटे लोग तो ऐसा करते ही हैं, ऐसा सोचते ही हैं। वे इन सब कष्टों को कष्ट नहीं समझते। छोटे आदमियों के लिए इसके अलावा और कुछ कभी हो भी सकता है, ऐसा सोचने को ही वे अपनी औकात से बड़ी बात करना समझते हैं। इस अज्ञता, जड़ता और दुख का बोझ कितना भारी और भयंकर है, यह बोझ हमारे पढ़े लिखे और अनपढ़, धनी निर्धन सभी के कंधों पर एक सा है। यह किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देता। आज यह बात अच्छी तरह समझकर गोरा का चित्त हर पल व्याकुल रहने लगा। घर से कोई शोक संदेश मिलने की बात कहकर मोतीलाल भी चल दिया। केवल रमापति गोरा के साथ रह गया। घूमते फिरते दोनों एक नदी के किनारे बसे एक मुस्लिम गांव में पहुंचे। आतिथ्य पाने की उम्मीद में सारे गांव में घूमते घूमते केवल एक घर हिंदू नाई का मिला। उसी के घर दोनों ब्राह्मणों ने आश्रय लेने के लिए जाकर देखा। बूढ़ा नाई और उसकी पत्नी एक मुसलमान लड़के को पाल पोस रहे हैं। रमापति बड़ा धर्म भीरू ब्राह्मण था। वह तो बहुत बेचैन हो उठा। नाई को गोरा ने उसके अनाचार के लिए फटकारा तो उसने कहा, ठाकुर, हम लोग कहते हैं हरि, वे लोग कहते हैं अल्लाह, दोनों में कोई भेद नहीं है। धूप तेज हो चली थी। दूर तक फैली हुई रेत के पार बहुत आगे नदी थी। रमापति ने प्यास से व्याकुल होकर पूछा, हिंदू का पीने का पानी कहाँ मिलेगा? एक कच्चा कुआं नाई के घर में था, लेकिन उस भ्रष्ट कुएं का पानी रमापति कैसे पी सकता था? वह मुंह लटकाकर बैठा रहा। गोरा ने पूछा, इस लड़के के माँ बाप नहीं है? नाई ने कहा, दोनों हैं, लेकिन उसका ना होना बराबर है। गोरा ने पूछा, वह कैसे? जो इतिहास नाई ने सुनाया संक्षेप में वह यो है। जिस जमींदारी में वे लोग रहते थे, नीलहे साबों का उस पर इजारा था।
नदी किनारे की खादर जमीन को लेकर वहाँ की प्रजा का नीलकोठी के साहबों के साथ बराबर झगड़ा चल रहा था। अन्य गांवों की प्रजा तो हार मान चुकी थी, लेकिन खादर के इस घोसपुर गांव की प्रजा को साहब लोग किसी प्रकार नहीं दबा सके। गांव के सभी लोग मुसलमान हैं और उनका प्रधान फर्रू सरदार किसी से नहीं डरता। नीलकोठी वालों से झगड़े के चलते पुलिस से मारपीट करके 2 बार जेल भी हो आया है। घर की आर्थिक हालत ऐसी हो गई कि खाने को 2 कौर भात नहीं जुटता, फिर भी वह किसी का रौब नहीं मानता। इस बार खादर में खेती करके गांव के लोगों ने कुछ बोरे धान पा लिया था, लेकिन कोई 1 महीना पहले नीलकोठी के मैनेजर साहब लठैत लेकर स्वयं आए और प्रजा का धान लूटकर चल दे। फर्रू सरदार ने इसी झगड़े के समय साहब की दाहिनी बाह पर ऐसी लाठी जमाई कि अस्पताल ले जाकर उनकी बाह कटवानी पड़ गई। सारे इलाके में इतना बड़ा हौसला कभी किसी ने नहीं किया था। तभी से पुलिस का आतंक आग की तरह गांव-गांव में फैल गया है। प्रजा के घरों में कहीं कुछ नहीं रहा। घरों की औरतों की इज्जत आबरू भी सुरक्षित नहीं। फर्रू सरदार के साथ और बहुत से दूसरे लोग हवालात में बंद कर दिए गए हैं और अनेक लोग गांव छोड़कर भाग गए हैं। फर्रू के परिवार के पास खाने को अन्न का दाना नहीं है। उसकी बहू की एकमात्र धोती का यह हाल है कि वह लज्जावश घर से बाहर नहीं निकल सकती। उनका इकलौता लड़का तमीज नाई की स्त्री को गांव के नाते से मौसी पुकारता था। उसकी मोहताज हालत देखकर नाइन उसे अपने घर ले आई और उसका पालन कर रही है। नीलकोठी वालों की एक कचहरी वहां से लगभग 1.5 कोस पर लगी है। दल बल के साथ दरोगा अब भी वहीं मौजूद है। वहां से कब किस बहाने वह गांव पर धावा कर दे या क्या कर बैठे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी कल ही नाई के पड़ोसी बूढ़े नाजिम के घर पर पुलिस ने छापा मारा था। नाजिम का जवान साला दूसरे इलाके से अपनी बहन से मिलने आया हुआ था। बिल्कुल बिना वजह दरोगा ने यह कहकर कि यह पट्टा अच्छा जवान दिखाई देता है, छाती तो देखो पट्टे की, अपने हाथ की लाठी से उसे ऐसा धक्का दिया कि उसके दांत टूट गए और खून बह निकला। यह अत्याचार देखकर बहन दौड़ी हुई आई तो उस बेचारी बुढ़िया को भी धक्का देकर गिरा दिया। पहले इस इलाके में पुलिस इतना जुल्म करने का साहस नहीं करती थी, पर अब गांव के सब तगड़े जवान या तो हवालात में हैं या गांव छोड़कर भाग गए हैं। उन भागे हुए लोगों की तलाश का बहाना करके ही पुलिस गांव पर ऐसा कहर ढा रही है, इससे कब छुटकारा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इधर गोरा उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, उधर रमापति के प्यास के मारे जान निकल रही थी। नायक की कहानी समाप्त होने से पहले ही रमापति ने फिर पूछा, कोई हिंदू घर यहाँ से कितनी दूर होगा? नाई ने कहा, वही 1.5 कोस पर जो नीली कोठी की कचहरी है, उसका तहसीलदार ब्राह्मण है, नाम है माधव चैटर्जी। गोरा ने पूछा, स्वभाव कैसा है? नाई ने कहा, ठीक यमदूत जैसा, ऐसा निर्दयी और दुष्ट ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। दरोगा को जितने दिन खिलाए पिलाएगा उसका सब खर्चा हम ही लोगों से वसूल करेगा, बल्कि कुछ मुनाफा भी कमाएगा। रमापति ने कहा, गोरा बाबू अब चलिए, और नहीं सहा जाता। उस मुसलमान लड़के को नाइन अपने आंगन के कुएं के पास खड़ा करके घड़ा भर पानी खींचकर नहलाने लगी थी। इस बात से रमापति को और भी गुस्सा आ रहा था और उससे वहां बैठा नहीं जा रहा था। चलते समय गोरा ने नाई से पूछा, तुम तो इस दंगे फसाद के बीच भी इसी गांव में टिके हुए हो, तुम्हारे घर के यहाँ लोग नहीं हैं? नाई ने कहा, काफ़ी दिनों से यहीं रहता हूँ, इन सब से मोह हो गया है। मैं हिंदू नाई हूँ, खेती वेती से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसलिए नीलकोठी वाले मुझे कुछ नहीं कहते। और फिर गांव भर में कोई बड़ा तो और रहा नहीं, मैं भी अगर चल दूँ तो औरतें डर से मर जाएंगी। गोरा ने कहा, अच्छा खा पी कर मैं फिर आऊँगा। भूखा प्यासा रमापति नीलकोठी वालों के अत्याचार की इस लंबी कहानी से उल्टे गांव वालों पर ही और बिगड़ उठा। ये मूर्ख बलवान के विरुद्ध सिर उठाना चाहते हैं। इसे उसने इन गंवार मुसलमानों की स्पर्धा और बेवकूफ़ी की चरम सीमा ही समझा। इसमें उसे संदेह नहीं था कि सख्त सज़ा देकर इनकी अकड़ ढीली करना ही इनके लिए उचित होगा। ऐसे अभागों पर पुलिस अत्याचार करती ही है, करने को बाध्य होती है, और उसकी जिम्मेदारी मुख्यतः इन्हीं लोगों पर होती है, यही उसकी धारणा थी। कर्मचारियों से समझौता ही कर ले, दंगा फसाद क्यों करते हैं? इनमें इतनी ताकत भी कहाँ है? वस्तुतः
नील कोठी के साहबों की ओर ही रमापति की भीतरी सहानुभूति थी। दोपहर की तेज धूप में तपी हुई बालू पर चलते हुए गोरा ने रास्ते भर कोई बात नहीं की। अंत में जब पेड़ों की ओट से कुछ दूरी पर कचहरी की छत दिखाई देने लगी, तब सहसा गोरा ने रुककर कहा, रमापति तुम जाकर कुछ खा पी लो, मैं उसी नाई के घर जा रहा हूँ। रमापति बोला, यह कैसी बात है, आप नहीं खाएंगे? चैटर्जी के यहाँ खा पीकर फिर आ जाइएगा। गोरा ने कहा, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, तुम खा पीकर कलकत्ता लौट जाना, मुझे यहीं घोषपुर गांव में शायद कुछ दिन रहना होगा, तुमसे वह नहीं निभ सकेगा। गोरा की बात सुनकर रमापति के तो रोंगटे खड़े हो गए। गोरा जैसा धर्मशील हिंदू किस मुंह से उन मलेच्छों के घर रहने की बात कह सकता है, वह सोच ही नहीं सका। खाना पीना छोड़कर गोरा ने क्या भूख हड़ताल करने की ठानी है। उस समय ज़्यादा सोचने का भी समय कहाँ था। उसे एक एक पल एक एक युग जान पड़ रहा था। गोरा का साथ छोड़कर कलकत्ता भाग जाने के लिए उससे अधिक अनुरोध नहीं करना पड़ा। कुछ देर से उसने घूमकर देखा, गोरा की लंबी देह अपनी छोटी सी छाया की फलांगती हुई दोपहर की तेज धूप से सुनसान गर्म रेती के पार अकेली बढ़ती चली जा रही है। हालांकि गोरा भी भूख प्यास से बेचैन हो रहा था, पर उस दुष्ट अत्याचारी माधव चैटर्जी का अन्न खाकर ही उसकी जाति बचेगी, इस बात को जितना ही वह सोचता उतना ही वह और असह्य होती जाती। उसका चेहरा और आंखें लाल हो गई थी, सिर तप रहा था, उसके मन में एक तीव्र विद्रोह उठ रहा था। वह सोच रहा था, पवित्रता को बाहर की चीज़ बनाकर भारतवर्ष में हम यह कितना भयंकर अधर्म कर रहे हैं। जानबूझकर जो आदमी फसाद खड़ा करके इन मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है, उसके घर में मेरी जाति बनी रहेगी, और जो इस जुल्म को सहकर भी मुसलमान के बच्चे की रक्षा कर रहा है और समाज की निंदा सहने को तैयार है, उसके घर में मेरी जाति नष्ट हो जाएगी। जो हो, आचार विचार के भले बुरे की बात मैं फिर सोचूंगा, अभी तो नहीं सोच सकता। गोरा को अकेले लौटते देखकर नाई को आश्चर्य हुआ। गोरा ने पहले तो आकर नाई का लोटा अच्छी तरह अपने हाथ से मांझकर कुएं से पानी खींचकर पिया, फिर बोला, घर में कुछ दाल चावल हो तो दो, मैं बनाकर खाऊंगा। हड़बड़ाकर नाई ने सब सामान जुटा दिया। खाने से निपटकर गोरा ने कहा, मैं 2-4 दिन तुम्हारे पास ही ठहरूंगा। डरकर हाथ जोड़ते हुए नाई ने कहा, इस अधम के घर पर आप ठहरेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। पर देखिए, हम लोगों पर पुलिस की नज़र आपके रहने से ना जाने क्या उपद्रव उठ खड़ा हो। गोरा ने कहा, मेरे यहाँ रहते पुलिस को कोई उत्पात करने का साहस नहीं होगा, यदि कुछ करेगी तो मैं रक्षा करूँगा। नाई ने कहा, दुहाई है आपकी, आप यदि रक्षा करने की कोशिश करेंगे तब तो और भी कोई उपाय न रहेगा। वे लोग सोचेंगे कि मैंने ही साठगांठ करके आपको बुलाया है और उनके खिलाफ गवाह जुटा रहा हूँ। अब तक तो किसी तरह टिका हुआ था, फिर नहीं टिक सकूँगा। अगर मुझे भी यहाँ से उड़ जाना पड़ा तब तो गांव अनाथ ही हो जाएगा। हमेशा से गोरा शहर में रहता आया है, नाई क्यों इतना भयभीत था यह समझना भी उसके लिए कठिन था। वह यही जानता था कि इंसाफ के लिए डटकर खड़े हो जाने से ही अन्याय का प्रतिकार होता है। उसकी कर्तव्य बुद्धि किसी तरह उस विपन्न गांव को असहाय छोड़कर जाने की आज्ञा नहीं दे रही थी। नाई ने उसके पैर पकड़कर कहा, देखिए, आप ब्राह्मण हैं, मेरे पुण्य फल से मेरे घर अतिथि हुए हैं। मैं आपको चले जाने को कहता हूँ तो इससे मुझे पाप लगता है, लेकिन आपके मन में हम लोगों के प्रति दया है, यह जानकर ही कहता हूँ कि मेरे घर रहकर आप पुलिस के अत्याचार में कोई बाधा देंगे तो मुझे ही और बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। गोरा नाई के इस डर को व्यर्थ ही का पुरुषता मानकर कुछ विरक्त होकर ही तीसरे पैर उसके घर से चल पड़ा। इस मलेच्छारी के घर उसने भोजन किया है, यह सोचकर मन ही मन उसे ग्लानि भी होने लगी। शरीर से थका हुआ और चित्त से विरक्त वह सांझ को नील कोठी की कचहरी पर जा पहुंचा। रमापति ने खा पीकर कलकत्ता रवाना हो जाने में जरा भी देर नहीं की थी, इसलिए वह वहां नहीं मिला। माधव चैटर्जी ने बड़ी अवभगत के साथ गोरा को भोजन के लिए निमंत्रित किया। गोरा ने आग बबूला होकर कहा, मैं आपके यहाँ का पानी भी नहीं पी सकता। विस्मित होकर माधव ने कारण पूछा तो गोरा ने उसे अत्याचारी और अन्यायी कहकर फटकार दिया और बैठने से भी इनकार किया। दरोगा तख्तपोश पर तकिए के सहारे बैठा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था।
तब उठकर बैठते हुए उसने रुखाई से पूछा, कौन हो जी तुम, घर कहाँ है? गोरा ने उसके प्रश्न का उत्तर ना देकर कहा, तो तुम ही दरोगा हो? घोषपुर गांव में जो जुल्म तुमने किया है मैंने सब सुना है। अब भी अगर ना संभले तो क्या फांसी दोगे? जरा इसका हौसला तो देखो। मैं तो समझा था भीख मांगने आया है, यह तो लाल पीला होने लगा। अरे तिवारी! घबराकर माधव ने दरोगा का हाथ दबाते हुए कहा, अरे क्या करते हो, अच्छे घर का है, बेइज्जती ना करे। दरोगा ने गर्म होकर कहा, कहाँ का अच्छा घर? और वह जो मुंह में आया तुम्हें कह गया, वह क्या बेइज्जती नहीं है? माधव बोला, वे जो कहते हैं बहुत झूठ तो नहीं कहते, गुस्सा करने से क्या होगा? नीलकोठी के साहबों की गुमास्तागिरी करके खाता हूँ, इससे आगे तो और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और दादा तुम गुस्सा मत करो, तुम पुलिस के दरोगा हो, तुम्हें यम का दूत कहना कुछ गाली थोड़े ही है। बाघ तो आदमी मार खाएगा ही, कोई वैष्णव तो है नहीं, मानी हुई बात है। उसे खाना तो होगा ही, और वह क्या करेगा? बिना प्रयोजन माधव को क्रोध करते कभी किसी ने नहीं देखा। किससे कब कौन सा काम निकाला जा सकता है या टेढ़े होने पर कौन क्या हानि पहुंचा सकता है, यह पहले से कौन ठीक जानता है। किसी का भी बुरा या अपमान वह अच्छी तरह हिसाब जानने के बाद ही करता था। गुस्से में किसी पर हमला करके अपनी क्षमता को फिजूल में खर्च नहीं करता था। जब दरोगा ने गोरा से कहा, देखो जी, यहाँ हम लोग सरकारी काम करने आए हैं, इसमें टांग अड़ाने या गोलमाल करने से मुसीबत में पड़ जाओगे। गोरा बिना कुछ कहे मुड़कर बाहर चला गया। माधव जल्दी से उठकर उसके पीछे पीछे जाकर बोला, महाशय आप जो कहते हैं सही है, हमारा काम ही कसाई का है, और यह जो साला दरोगा है इसके तो साथ बैठने में भी पाप लगता है। लेकिन जो जुल्म उसके द्वारा करवाने पड़ते हैं मैं ज़बान पर नहीं ला सकता। और अधिक दिन नहीं है, 2-3 बरस और नौकरी करके लड़कियों को ब्याहने का साधन जुटाकर फिर हम स्त्री पुरुष दोनों काशीवास को चल देंगे। मुझे यह खुद सब अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो मन होता है गले में फांसी डालकर लटक जाऊं। खैर, अब आज रात आप कहाँ जाएंगे? यहीं भोजन करके विश्राम कर ले। उस दरोगा साले की सूरत भी आपको नहीं दिखेगी। आपके लिए सब बंदोबस्त अलग कर दूंगा। गोरा को साधारण लोगों से कुछ अधिक भूख लगती थी और आज दिन भर उसे ठीक से खाने को नहीं मिला था। लेकिन अभी उसका सारा शरीर गुस्से से जल रहा था। किसी तरह वह वहाँ ना रुक सका। बोला, मुझे ज़रूरी काम है। माधव ने कहा, तो रुकिए, एक लालटेन साथ कर दूं। गोरा ने कोई जवाब नहीं दिया, तेजी से चला गया। लौटकर माधव ने दरोगा से कहा, दादा यह आदमी ज़रूर सदर गया है, तुम अभी मजिस्ट्रेट के पास किसी को भेजो। दरोगा ने कहा, क्यों, किस लिए? माधव बोला, और तो कुछ नहीं, बस उन्हें एक बार कह आए कि एक भद्रजन ना जाने कहाँ से आकर गवाहों को तोड़ने की कोशिश करता हुआ घूम रहा है। शाम को मजिस्ट्रेट ब्राउनलो साहब नदी किनारे की सड़क पर टहल रहे थे। हारान बाबू उनके साथ थे। थोड़ी दूर पर गाड़ी में उनकी मेम परेश बाबू की लड़कियों के साथ हवाखोरी कर रही थी। बीच बीच में ब्राउनलो साहब बंगाली भद्र समाज के लोगों को अपने घर गार्डन पार्टियों में आमंत्रित करते रहते थे। जिले के एंट्रेंस स्कूल के पुरस्कार वितरण समारोह के समय स्थापित्व भी वहीं करते थे। संपन्न घरों में विवाह आदि शुभ संस्कारों के समय आमंत्रित किए जाने पर अनुग्रह पूर्वक वे उसे स्वीकार कर लेते थे। यहाँ तक कि यात्रा अभिनय की मजलिस में निमंत्रित होने पर भी एक बड़ी आराम कुर्सी पर बैठे बैठे कुछ देर तक धैर्यपूर्वक गान सुनने का प्रयत्न भी करते थे। उनकी अदालत के सरकारी वकील के यहाँ पिछले दशहरे की झांकियों में जो लड़के भेस्ती और मेहतरानी बने थे, मजिस्ट्रेट साहब ने उनका अभिनय विशेष रूप से पसंद किया था और उनकी फरमाइश पर झांकियों के इस अंश का कई बार प्रदर्शन किया गया था। इनकी पत्नी मिशनरी की लड़की थी, इसलिए जब जब उनके घर मिशनरी औरतों की चाय पान की महफिल जुटती रहती थी। जिले में उन्होंने एक लड़कियों का स्कूल स्थापित किया था और बराबर उसके लिए प्रयास करती थी कि उस स्कूल में छात्राओं की कमी न हो। परेश बाबू के घर की लड़कियों में पढ़ाई की विशेष चर्चा होती देखकर बराबर वे उनका हौसला बढ़ाती रहती थी। दूर रहने पर भी बीच बीच में चिट्ठी पत्री लिखती रहती थी। क्रिसमस के समय उन्हें धर्म ग्रंथ उपहार स्वरूप भेजती थी।
पंडाल लग गया। हारान बाबू, सुधीर और विनय को साथ लेकर वरदा सुंदरी और उनकी लड़कियां सभी आई थी। उन सबको सरकारी डाक बंगले में ठहराया गया था। परेश बाबू को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए वे अकेले कलकत्ता में ही रह गए थे। उनका साथ देने के लिए सुचरिता ने वहीं रह जाने की बहुत कोशिश की थी, परंतु परेश बाबू ने मजिस्ट्रेट के निमंत्रण के संबंध में कर्तव्य का विशेष उपदेश देकर सुचरिता को भेज दिया। तय यह हुआ था कि 2 दिन बाद मजिस्ट्रेट के घर डिनर के बाद इवनिंग पार्टी में कमिश्नर साहब और पत्नी सहित छोटे लाट साहब के सम्मुख परेश बाबू की लड़कियों का अभिनय और काव्य आवृत्ति आदि होगा। उसके लिए मजिस्ट्रेट ने अनेक अंग्रेज बंधुओं को जिले और कलकत्ता तक से बुलाया था। गिने चुने कुछ बंगाली भद्रजनों का भी प्रबंध किया गया था। उनके लिए बगीचे में एक अलग तंबू में ब्राह्मण रसोइये द्वारा जलपान तैयार कराने की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा सुना गया था। थोड़े समय में ही हारान बाबू ने अपनी उच्च कोटि की बातचीत से मजिस्ट्रेट साहब को काफ़ी संतुष्ट कर लिया था। किरिस्तान धर्मशास्त्र के विषय में हारान बाबू का असाधारण ज्ञान देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने हारान बाबू से यहाँ तक पूछ लिया था कि किरिस्तान धर्म स्वीकार करने में वह क्यों पीछे रह गए। आज शाम को नदी किनारे की सैर के समय वे हारान बाबू के साथ ब्राह्मण समाज की कार्यप्रणाली और हिंदू समाज के सुधार के बारे में गंभीर चर्चा कर रहे थे। इसी समय गुड इवनिंग सर कहता हुआ गोरा उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ। उससे पहले दिन भी मजिस्ट्रेट साहब से मुलाकात की कोशिश करने पर गोरा की समझ में यह बात आ गई थी कि साहब के पास आने से पहले उनके प्यादे को नजराना देना पड़ता है। यह दंड और अपमान स्वीकार न करने का निश्चय करके आज वह साहब के हवाखोरी करने के समय उनके सामने उपस्थित हुआ है। इस साक्षात के समय हारान बाबू अथवा गोरा की ओर से परिचय का कोई उत्साह नहीं देखा गया। साहब आगंतुक को देखकर कुछ विस्मित हो गए। ऐसा 6 फुट से अधिक ऊंचा लंबा तगड़ा जवान उन्हें बंगाल में अब से पहले कभी देखा हो, यह उन्हें याद नहीं पड़ा। उसका रंग भी साधारण बंगालियों जैसा नहीं था। शरीर पर खाकी रंग का कुर्ता, मोटी मैली धोती, हाथ में बांस की लाठी, सिर पर पगड़ी की तरह चादर बंधी हुई थी। मजिस्ट्रेट से गोरा ने कहा, मैं घोषपुर गांव से आया हूँ। मजिस्ट्रेट साहब ने विस्मय सूचक हल्की सी सीटी बजाई। घोषपुर के मामले में कोई और आदमी टांग अड़ा रहा है, इसकी सूचना उन्हें एक दिन पहले ही मिल चुकी थी। शायद यही वह आदमी है। सिर से पैर तक गोरा को एक तीखी नज़र से देखकर उन्होंने पूछा, तुम कौन जात हो? गोरा बोला, बंगाली ब्राह्मण हूँ। साहब बोले, ओह, किसी अखबार से संबंध है शायद। गोरा ने कहा, नहीं। मजिस्ट्रेट बोले, घोषपुर में तुम क्या करने आए? गोरा ने कहा, घूमता हुआ वहाँ जा ठहरा था। पुलिस की ज्यादती से गांव की दुर्गति होती हुई देखकर तथा नए उपद्रव की आशंका जानकर उसे रोकने के लिए आपके पास आया हूँ। मजिस्ट्रेट ने कहा, घोषपुर गांव के लोग बड़े बदमाश है, यहाँ तुम्हें मालूम है? वे बदमाश नहीं है, गोरा बोला, निर्भीक और आज़ाद दिमाग है, अत्याचार चुपचाप नहीं सह सकते। मजिस्ट्रेट बिगड़ उठे। उन्होंने मन ही मन सोचा, नए बंगाली इतिहास की पुस्तकें पढ़कर बहुत बातें सीख गए हैं। इंसफरेबल प्रकट में गोरा को डपट कर बोले, यहाँ के हालात का तुम्हें कुछ पता नहीं है। घोर गंभीर स्वर में गोरा ने जवाब दिया, यहाँ के हालातों का आपको और भी कम पता है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं तुम्हें खबरदार किए देता हूँ, घोषपुर के मामले में यदि कोई दखल दोगे तो सस्ते में नहीं छूटोगे। गोरा ने कहा, जब आपने तय ही कर लिया है कि अत्याचार को रोकने की कार्यवाही नहीं करेंगे और गांव के लोगों के बारे में भी पहले से मिथ्या धारणा बना ली है, तब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि गांव के लोगों को पुलिस के मुकाबले में खड़े होने के लिए बढ़ावा दूं। मजिस्ट्रेट चलते चलते रुक गए और बिजली की तेजी से गोरा की ओर पलटकर गरज उठे, क्या तुम्हारी इतनी मजाल? कुछ और कहे बिना गोरा धीरे धीरे चलता हुआ वहां से चला गया। मजिस्ट्रेट ने हारान बाबू से कहा, हारान बाबू, आपके देश लोगों में यह सब आसार कैसे दिखाई दे रहे हैं? हारान बाबू ने कहा, पढ़ाई लिखाई व्यवस्थित ढंग से नहीं होती, विशेषकर आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा देश में ही होती ही नहीं, इसलिए ये सब बातें होती है। अंग्रेजी शिक्षा का जो उत्तम अंश है वह ग्रहण करने का अधिकार इन लोगों को नहीं है। भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज्य नियति का ही विधान है।
ये अकृतज्ञ लोग अब भी इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहते। इसका एकमात्र कारण यही है कि इन लोगों ने केवल किताबें रट ली है, इनका धर्मबोध बिल्कुल अधूरा है। मजिस्ट्रेट बोले, क्राइस्ट को स्वीकार किए बिना भारतवर्ष का धर्मबोध कभी पूरा नहीं हो सकता। हारान बाबू ने कहा, एक तरह से यह सच ही है। यूँ कहते हुए हारान बाबू ने ईसा को स्वीकार करने के बारे में एक ईसाई से और हारान बाबू में यहाँ तक सहमति है और कहाँ मतभेद, इसके सूक्ष्म विवेचन में मजिस्ट्रेट को इतना उलझा लिया कि मेम साहब परेश बाबू की लड़कियों को डाक बंगले पहुंचाकर लौट आई और पति से बोली, हैरी अब वापस चलना चाहिए। उन्होंने चौंक कर घड़ी निकाल कर देखते हुए कहा, माय गॉड, यह तो 8:20 हो गए। उन्होंने गाड़ी पर सवार होते समय हारान बाबू से हाथ मिलाकर विदा लेते हुए कहा, आपके साथ बातचीत में सांझ बहुत अच्छी कट गई। हारान बाबू ने डाक बंगले पर लौटकर मजिस्ट्रेट के साथ अपनी बातचीत विस्तार पूर्वक कह सुनाई, लेकिन गोरा के आने का कोई उल्लेख नहीं किया।